गोरखपुर में हाल ही में 5 दिन में 60 मासूमों की मौत हो गई। पूरे इलाके में दिमागी बुखार महामारी बना हुआ है। अब से नहीं, बीते 40 सालों से। दावा है कि बीते 4 दशक में इलाके में 40,000 मौत हो चुकी हैं अकेले दिमागी बुखार से। वैसे मामला यहीं खत्म नहीं होता। अकेले टीबी से मुल्क में हर दिन 1300 से ज्यादा मौत होती है। केवल डायरिया से ही हर रोज 300 से ज्यादा बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। ये उस मुल्क की तस्वीर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम होने का दावा किया जाता है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। सवाल है कि आखिर कमी कहां है? सेहत के मोर्चे पर क्या वाकई हमारे नीति निर्माता गंभीर रहे हैं? क्या नई हेल्थ पॉलिसी से स्वास्थ्य के मोर्चे पर तस्वीर बदलने की उम्मीद की जाए? ये सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब। आप निदेशक हैं IIHMR में। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में लंबा अनुभव रहा है नीतियाँ बनाने के लिहाज से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमिताभ कुमार। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका भी कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान डॉक्टर M वली साहब। आप भी स्वास्थ्य मामलों के जानकार हैं, लंबा अनुभव है। और इन तमाम पैनलिस्ट से सवाल करने के लिए यहाँ मौजूद है युवा पीढ़ी, युवा प्रतिभा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, सवालों के क्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी आइए रिपोर्ट देख लें। पहले गोरखपुर, अब फर्रुखाबाद। थम नहीं रहा मासूमों की मौत का सिलसिला। फिर सामने आया BRD हॉस्पिटल जैसा मामला। फर्रुखाबाद के लोहिया हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने में 49 बच्चों की मौत हुई है। 49 में से अकेले 30 नवजातों की मौत सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में हुई है। शिशुओं की मौत के आंकड़े 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच के हैं। इससे फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और महिला हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हटा दिया है। भी बहुत प्रारंभिक तौर पे चर्चा आई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही कहीं भी होती है तो सरकार उसके प्रति चिंतनशील होती है। गोरखपुर के BRD हॉस्पिटल में पिछले 8 महीनों में हुई मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो ये 1200 के पार पहुंच चुका है। जनवरी में यहां 152 बच्चों की मौत हुई। फरवरी में 122 बच्चों की जान चली गई। मार्च में 159 बच्चों की मौत हो गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 123 तक पहुंच गया। मई में 139 बच्चों ने दम तोड़ा। जून में 137 बच्चों की मौत हो गई। जुलाई में 128 बच्चों की मौत हो गई। अगस्त में 309 बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। बच्चों की मौत सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रही, झारखंड से भी ऐसी ही भयावह खबर सामने आ रही है। झारखंड में पिछले 8 महीने में 800 बच्चों की मौत हुई है। रांची के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज यानी रिम्स में 1 महीने में 103 बच्चों की जान चली गई। रिम्स में 8 महीने में 660 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल में पिछले 4 महीने में 164 बच्चों की जान चली गई। राजस्थान के बांसवाड़ा से भी इस तरह मौत के खौफनाक आंकड़े सामने आए थे। यहाँ पिछले 51 दिनों में 81 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। 50 बच्चों ने जुलाई में और 31 बच्चों ने अगस्त में दम तोड़ा था। देश भर से आ रही मासूमों के मौत के ये आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। साफ है कि तमाम दावों के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं बदला है। हमारे हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पहला सवाल राजीव त्यागी साहब आपसे, 40 साल और 40,000 मौत गोरखपुर अकेले और उसके आसपास के क्षेत्र में किस तरीके की गंभीरता रही है साहब, सूबे के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, अकेले दिमागी बुखार, जापानी बुखार से निपटने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं देश में वो निश्चित रूप से दोनों ही देखते हैं, केंद्र भी देखता है और राज्य भी देखता है। विशेष रूप से राज्य इसमें जिम्मेदार ज़्यादा है क्योंकि केंद्र सरकार एक बजट का आवंटन करती है, उस बजट को किस तरह से खर्च किया जाएगा ये राज्य सरकारों के बात। रही बात 40 साल में, तो 40 साल में निश्चित रूप से मौतें हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उस पर कुछ सियासत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये है सियासत होती है, देखिए सियासत करते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं मानता कि कहीं भी किसी मौत पे कुछ सियासत। इन 40,000 मौतों का मतलब सरकार की नाकामियां हैं केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर? देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा
कि राज्य स्तर पर नाकामियां इसलिए हैं कि हमने इसी उत्तर प्रदेश में हमने एनआरएचएम घोटाला होते हुए देखा था, और वो घोटाला निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने किया था उसको अपने दल में लेने की होड़ समाजवादी पार्टी में भी थी, बहुजन समाज पार्टी में भी थी और भारतीय जनता पार्टी में भी थी। जेटली साहब, इसी से जुड़ा सवाल आपसे, और सिर्फ जापानी बुखार से ही जुड़ा साहब, 2010 में देश भर में जापानी बुखार के 5,722 मामले थे, जिसमें 791 लोगों की मौत हुई थी। मैं सिर्फ जापानी बुखार की बात कर रहा हूं, 2010 के आंकड़े हैं। 2016 में देश भर में 13,327 मामले हो गए, 5,000 के मुकाबले 13,000 मामले, और मौत भी 791 से बढ़कर 1,500 से ज़्यादा। बीते 6 सालों में इस महामारी से निपटने के बाद बेहतर नतीजे आने चाहिए थे, लेकिन स्थितियां और विकराल होती नजर आती हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम किसी भी बीमारी को उसकी दवाइयों तक सीमित कर दें और उसके बजट के बारे में चर्चा कर लें, और दूसरा उसका पहलू ये है कि उसके हम प्रिवेंटिव मेजर्स करें। जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, उसकी शुरुआत जमीन से करनी पड़ती है, उसकी शुरुआत ये कौन करेगा? मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसकी शुरुआत सफाई से शुरू करनी पड़ती है, उसकी शुरुआत पानी की सफाई से शुरू होती है। कई बार उसका मजाक भी बनाया जाता है, और आपने देखा इस बात को। हम ये कहते हैं कि ये 2016 के आंकड़े हैं, स्वच्छता मिशन के शुरू होने के 3 साल बाद स्वच्छता आंकड़े दोगुने हो चुके हैं गोरखपुर में और उसके आसपास के क्षेत्र में। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, स्वच्छता अभियान की मुहिम जो छेड़ी गई है, उस मुहिम में अगर आप ये कल्पना करें कि 15 दिन और 10 दिन के अंदर उसमें कितने बदलाव आएंगे और कितनी बीमारियां उससे ठीक हो जाएंगी, तो मुझे लगता है बहुत कम वक्त होगा। मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, 2016 के आंकड़े गिनाए। मैं 3 ही साल की बात, अगर आप आंकड़ों की बात करते हो तो मैं आंकड़ों के हिसाब से भी बात कर लेता हूं कि देखिए, अगर आंकड़ों पे बात करते हैं तो आप देखिए MMR और IMR, इसका जो डिक्लाइन होना चाहिए इंटरनेशनल, वो भी देखिए 560 से घटकर 160 पे आ गया। अगर आप सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, तो वो भी आप देखिए की बात कर रहा हूं। मैं केवल अभी दिमागी बुखार की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर राज्य सरकार की भी बात करें आप, राज्य सरकार में हमें आए हुए अभी कितना वक्त हुआ, तो जड़ से मिटाना है। डॉक्टर जड़ से मिटाने के लिए क्या जापानी बुखार को, क्या दिमागी बुखार को काबू करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं इन बीते 40 सालों में उस गोरखपुर पूर्वांचल के क्षेत्र में, वो कदम ईमानदारी से उठाए गए हैं, आपको लगता है क्या? जैपनीज एनकेफेलाइटिस या दिमागी बुखार की जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें नियंत्रण करने के लिए जो योगदान स्वास्थ्य विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का काम शुरू होता है मुख्य रूप से जब बीमारी हो जाती है। मॉस्किटो ब्रीडिंग को बंद करने के लिए पानी का इकट्ठा नहीं होना, वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कुछ मेजर्स किए जाते हैं, उनको कंट्रोल करना ताकि मच्छर ही नहीं पैदा हों और मच्छर काटने से जो बीमारी होती है वो बीमारी भी नहीं हो। आपने बिल्कुल सही बोला कि पिछले दिनों में जो आंकड़े हैं बीमारी होने के और उससे मृत्यु होने के, उन आंकड़ों में सुधार हुआ है। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो आप इशारा कर रहे हैं कि ये बीमारी बढ़ रही है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जो रोगी हैं वो अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं, पहले अधिक नहीं रिपोर्ट होते थे, और उनकी मृत्यु अस्पताल में आने से हो रही हैं, तो वो भी अधिक रिपोर्ट हो रही हैं। तो आप कह रहे हैं स्थितियां पहले भी भयावह थी, मामले सिर्फ दर्ज हो रहे हैं, अंतर इतना आया है। ठीक है, जो कार्यक्रम है वो तो चल रहे हैं, पर आपका कहना सही है। एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर, सरकारों की गंभीरता को लेकर मैं आंकड़ा पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि देश भर में जो सब सेंटर हैं उनमें 20% सब सेंटर्स की कमी है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 34% सब सेंटर्स की कमी है। अगर मैं PHC की बात करता हूँ तो 33% PHC की कमी है अकेले उत्तर प्रदेश में। मैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करता हूँ तो 40% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है अकेले उत्तर प्रदेश में। ये किस तरीके की गंभीरता रही है सूबे के स्तर पर हेल्थ सेक्टर के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले दिनों में जो इनका विकास हुआ है वो बिल्कुल ही बल्कि डिटेरोरेट हुए। वहाँ का स्टाफ काम नहीं कर रहा था। मैंने खुद 1975 से लेकर 90 तक वहाँ जा के देखा है, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का स्टाफ यहाँ रहना नहीं चाह रहा क्योंकि सुविधाएं नहीं है। वहाँ डॉक्टर जो हैं वो इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ स्कूल नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से फंडिंग पूरी हुई है, वहाँ पे स्टाफ के रिक्रूटमेंट की पूरी कोशिश हुई है, संसाधनों की पूरी भरपाई हुई है, लेकिन कुछ और कारण रहे जिनकी वजह से हमारे डॉक्टर वहाँ जाकर रह नहीं पाए। सर, ये तो जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके अलावा भी सर डॉक्टर तो बाद में जाएंगे डॉक्टर वली, पहले तो वहाँ पर सब सेंटर्स ही नहीं है जितने होने चाहिए। जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए थे उतने CHC नहीं है, उतने PHC नहीं है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात को
आपकी बात को एग्री करने के बाद ये ऐड किया है। उसमें ये भी कमी है और ये भी कमी है कि वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। ठीक है। और इमिग्रेशन जो हुआ है गांव से शहरों की तरफ, वो एक बड़ा फैक्टर है इसमें। ठीक है। जो बासर लोग हैं वो शहरों में आके रहने लगे हैं, तो कोई आवाज उठाने वाला वहां नहीं रह गया है। आवाज उठाने वाला और नहीं, तीसरी ये एक अहम सबसे बात बड़ी बात ये है, जो आबादी बढ़ती जा रही है शहरों की और गांव नेग्लेक्ट होते जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन इन सब और के बीच जो में डॉक्टर आबादी बढ़ अमिताभ, रही है शहरों की, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट स्केल से हो रहा है। ठीक है डॉक्टर अमिताभ, मैं आंकड़े कुछ पढ़ रहा था हेल्थ सेंटर्स के। ऐसा माना जाता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो 1,20,000 लोगों की आबादी पर एक होगा, लेकिन पूर्वांचल का वो जो पूरा इलाका है वहाँ की कुछ स्थिति मैं आपके सामने रखता हूँ। आजमगढ़ में 2 लाख की आबादी पर एक CHC है, कुशीनगर में 2,20,000 की आबादी पर एक CHC है, गोरखपुर में 1,80,000 की आबादी पर एक CHC है, महाराजगंज में 2,20,000 की आबादी पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो 1,20,000 की आबादी पर एक होना था। क्या आपको लगता है कि बीते इन लगातार दशकों में हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उस क्षेत्र में भी उतना मजबूत कर पाएं जहां हजारों जानें हर साल जाती रही हैं? इसके हिसाब से अगर 1,20,000 पे एक CHC होना चाहिए तो 1,20,000 पे ही होना चाहिए। अगर उसका नंबर हम 1,80,000 या 2 लाख पे ले जाएंगे तो फिर वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपना काम उतने इफ़ेक्टिवनेस से नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए, और फिर नंबर ऑफ़ रेफरल्स बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ़ सिक पेशेंट CHC पे ज़्यादा आएंगे तो वो जितने के लिए टैकल करने के लिए वो बने हुए हैं, अगर उससे ज़्यादा नंबर आएगा तो फिर वो उसमें फेलियर्स होंगे और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमको नंबर्स तो मेंटेन करके चलना चाहिए, तभी ये नंबर्स दिए जाते हैं कि इतनी पॉपुलेशन पे इतना डॉक्टर्स और इतना रेशियो होना चाहिए। और जो जिन वजहों को हम तलाशने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक वजह उसकी ये भी है, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जिसके मुताबिक देश भर में लगभग 43,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, जिसमें PHC भी है, CHC भी है, सब सेंटर्स भी हैं, PAC भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि 40,000 से ज़्यादा जो केंद्र होने चाहिए थे वो है ही नहीं देश में? लोग जाएं कहाँ इलाज के लिए? उससे बड़ी वजह यह है कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या CHCs हैं उन पे प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सारी बर्डन आती है डॉक्टर्स के ऊपर कि डॉक्टर्स को वहाँ एलोकेट किया जाता है, बट सिर्फ डॉक्टर के होने से कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलता, उसके साथ पैराफर्नेरियाज होने चाहिए जिसकी लैग करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो अभी आपने मशीनें तो मुहैया करा दी, हाँ, लेकिन वहां पर वो सेवाएं देने के लिए जानकारी मौजूद नहीं है। उससे जुड़े भी कुछ आंकड़े हैं, लेकिन सवाल इसे लेकर क्या है वो एक बार जान लेते हैं। आपका सवाल मेरा जेटली सर एवं त्यागी सर से है। सवाल ये है कि आज हम डॉक्टरों की कमी में पाकिस्तान जैसे देश से पीछे क्यों हैं? सर, जैसा कि हमने कल एक स्टिंग ऑपरेशन देखा है, उसमें KGMU के डॉक्टर बोल रहे थे कि जो पैसा आता है गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने के लिए वो चुनिंदा मेडिकल स्टोरों से लोकल दवाएं ली जाती हैं, जिसमें 25% कमीशन मिलता है उन लोगों को। तो मेरा सवाल ये है बीजेपी सरकार से कि क्यों नहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपलसरी करते हो आप अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, बाध्य करिए उन्हें, सब सही हो जाएगा। सरकार बीजेपी की रही है और कांग्रेस की भी रही है, लेकिन हिली एरियाज में हम देखते हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही गंदी है, ना पर डॉक्टर्स है ना, और डॉक्टर्स वहाँ जाने से भी रोकते हैं। और बीजेपी बहुत वादे करती, कांग्रेस भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाया। ठीक, दोनों से सवाल है। आपका सवाल सर, प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों ने इतनी लूट मचा रखी है, और जैसे मेडिसिन आप देखो, कोई भी MRP आप देखो, कितनी सारी MRP बढ़ी हो रही है, कोई इसका रेशो नहीं है, तो सरकार इस पर कब कदम उठाएगी? ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। सर, जब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग या उससे नीचे के परिवार की, तो सर वो एम्स जैसे अच्छे इलाज से वंचित रह जाते हैं, तो सर उसका क्या समाधान है? ठीक है, सवाल कई महत्वपूर्ण है, और अगर त्यागी साहब आप पहले इसका जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सत्ता में लंबे समय तक आप रहे। देखिए, सन 47 का अगर देश देखेंगे, उस टाइम की स्वास्थ्य सेवा और आज की स्वास्थ्य सेवा में जमीन आसमान का अंतर भी है जी। कांग्रेस पार्टी की 10 साल की जो पिछली सरकार थी उसके टाइम पे हमने हर क्षेत्र में कार्य किया। ICDS मैंने गिनाया, जननी सुरक्षा योजना हमने बनाने का काम किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड डे मील, जो आपने कुपोषण की एक बात कही थी बच्चों में, मिड डे मील से निश्चित रूप से कुपोषण दूर होता था, पूरे देश में चलाया गया। भोपाल में भी आपको लगता है कि भारत जैसे विकासशील देश में एक बड़ी समस्या आज भी है महंगा इलाज, और इसको लेकर कोई भी सरकार उतने अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई है जितना कि वक्त की जरूरत है, और उतनी ही नाराजगी है लोगों में? देखिए, पहली बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी एक बात रखी कि कई बार आउटसोर्सिंग पॉलिसी हमें महंगी पड़ती है, लेकिन मैं एक और चीज़ संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक जेम जो पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के अंदर सबसे सस्ता प्रोडक्ट आप सरकार को देते हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े करे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कमीशनखोरी के हिसाब से पहले इस सिस्टम को चलाया। यूपी का गोरखपुर और फर्रुखाबाद, झारखंड का रांची और जमशेदपुर, राजस्थान का बांसवाड़ा,
हर जगह से मौत के खौफनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात क्यों हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले अपने हेल्थ सिस्टम पर गौर करना जरूरी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। देश के कम्युनिटी सेंटर्स में औसतन 81% विशेषज्ञों की कमी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 83% सर्जन और फिजिशियन की कमी है। हिंदुस्तान के हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि भारत में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का अभाव है। टीम न्यूज़ नेशन। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमिताभ, एक सवाल आपसे सर, और समझना ये चाहूंगा, मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि 2959 बच्चों की मौत हर दिन होती है हमारे देश में जिनकी उम्र 5 साल से कम है। 321 मौत केवल डायरिया के कारण होती हैं। 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनका पता ही नहीं चल पाता। 1300 से ज़्यादा मौत अकेले टीवी से होती हैं। सवाल ये कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा इस देश में? नहीं, जैसे आपको साहब ने बताया कि इन्फेंट मोर्टालिटी हमारी किसी भी देश की हेल्थ पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जिनमें इन्फेंट मोर्टालिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स है जी। तो अगर हम किसी भी तरीके से अपनी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हमारी हेल्थ पॉलिसी इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे सारे प्लान्स जो पास्ट में हुए हैं वो इन्फेंट मोर्टालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हुए, और ऐसा नहीं है कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हाँ, बहुत हुआ है यकीनन, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अभी बहुत स्कोप है। 40 पे आई है पिछले 7-8 साल में। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम अपना टोटल हेल्थ का बजट देखें तो हमारा हेल्थ का बजट 1 से 2% के आसपास होता है हमारे टोटल जीडीपी का। और अगर हम इसको कंपेयर करें विज़ डेवलप्ड कंट्रीज से, यू गो टू स्वीडन, यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ 8, 10, 12, 15% तक हम हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं अपनी टोटल उसका। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप होता है जिससे हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं, जस्ट दूसरा क्वेश्चन ये है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हमारा कंट्री में अभी भी जो टर्शरी केयर हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करता है वो 65% अभी भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड, और वो महंगा है, बहुत महंगा है। प्राइवेट सेक्टर 65% प्रोवाइड करता है, जो अब से 10 साल पहले 15 साल पहले कंट्री में मिलता ही नहीं था, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था इसके लिए। ठीक है, तो वो एक डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ है यकीनन, लेकिन बात सिर्फ उसकी रफ्तार को लेकर है। डॉक्टर कौशल, एक सवाल आपसे भी, जो आपने कहा कि देखिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, लेकिन क्या वहाँ पर विशेषज्ञ हैं? मैं पढ़ रहा था कि हमारे देश में जितने CHC हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर 83% सर्जन की कमी है, वहाँ पर 83% ही लगभग फिजिशियन की कमी है। सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी स्थिति और भयावह हो सकती है। और डॉक्टरों की कमी के मामले में हम वियतनाम, पाकिस्तान और अल्जीरिया के आसपास खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पैमाना है, ये जो आंकड़ा है, यही दर्शाने के लिए काफ़ी है कि हम कितने गंभीर हैं, हमारे नीति निर्माता कितने गंभीर हैं? उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि कोई भी डॉक्टर 12 साल की पढ़ाई करने के बाद, जिसने MCH की डिग्री हासिल की है जी, ठीक है, 12 साल पढ़ने के बाद MCH की डिग्री मिलती है, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जॉब करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है। इनिशियली, अभी मैं जयपुर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट मतलब सुपर स्पेशलिस्ट की सैलरी आप कितनी सोचते हैं? 25 से 40 हज़ार रुपये पर उसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट। तो आपके घर का बेटा या किसी के घर का बेटा, आप उसको उससे ये उम्मीद करते हो या आप अपने आप से, हाँ, अपने आप से ये उम्मीद करते हो कि इतना पढ़ने के बाद वो एक तो गांव में जाए, गांव में जा कर के वहाँ पे सेवा करे और 40 हज़ार रुपये मिले, और उसमें वो उस अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज ना कर पाए, क्योंकि अगर सुपर स्पेशलिस्ट जा रहा है तो वो वहाँ पे बड़ी सर्जरीज या बड़ी डिजीजेस के लिए जा रहा है। ठीक, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया नहीं है और आप एक सुपर स्पेशलिस्ट को वहाँ एलोकेट कर रहे हो। कम से कम उसको असिस्ट तो करो। आपसे भी एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, आंकड़ों के लिहाज से ही मैं देख रहा था जिसमें बताया गया कि हमारे देश में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर 2,09,010 बिस्तर हैं, जितने अस्पताल हैं उसमें 2,09,000 बिस्तर की व्यवस्था है। लेकिन जो हमारा शहरी इलाका है वहाँ पर 4,25,000 से ज़्यादा बिस्तर की व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में। वो हिस्सा जहाँ पर 70% आबादी रहती है वहाँ पर आधे से कम बिस्तर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि नीतियों के स्तर पर नए सिरे से सोचे जाने की ज़रूरत है? प्राथमिकता में गांव है कहाँ? हाँ बिल्कुल, ये जो नई
बिल्कुल, गांव है ही नहीं, इसमें रिप्रेजेंटेड नहीं है। और हमें याद है जब हम बचपन में छोटे थे, पूरे शहर में एक डॉक्टर होता था, लोग बैलगाड़ियों में आते थे। अब वो सिनेरियो नहीं है। अब गांव में ट्रांसपोर्ट है, सब आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अभाव में मरता है। लेकिन सुविधाओं का वहाँ होना, जैसे कि आप आंकड़े दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बजट शेयरिंग की बात होती है तो कई राज्य हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है हेल्थ पर खर्च करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली दे तो ज़्यादा बेहतर है। राजीव त्यागी साहब, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो 5 लाख डॉक्टरों की कमी है देश में, इसको कौन भरेगा? हर चीज नियुक्ति से लेके सब चीज बजट से होंगी, हर चीज। अगर आपकी जेब में पैसे हैं और इलाज अगर 100 रुपए की जगह 500 में कराना पड़ रहा है तो 500 भी खर्च कर सकते हैं अगर जेब में पैसे। ठीक, सरकार भी इसी तरह से काम करती हैं। सरकार यदि बजट का आवंटन करेगी, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा, NUHM और NRHM का जो है, NRHM में अगर नेशनल रूरल हेल्थ में 15-16 के मुकाबले 16-17 में और 17-18 में 10% बजट कम आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा, जो चिंता का विषय, क्योंकि 70% पॉपुलेशन अभी भी जितना खर्च होना चाहिए उससे और कम हो रहा है बजट कम। NRHM में बेसिकली बिल्कुल, जो देश लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। अब मैं आऊंगा इंश्योरेंस सेक्टर पे आना चाहूंगा। हमारे जब सरकार थी तो 3 करोड़ 40 लाख लोगों को इंश्योरेंस दिया गया, क्योंकि इंश्योरेंस अगर आपका है तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा जो मुझे सुन रहे हैं कि सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की या प्राइवेट कंपनीज की जो भी इंश्योरेंस स्कीम है उस पर जाइए और इंश्योरेंस कराइए। सर, 30,000 रुपए का बीमा भारत जैसे देश में एक मजाक भी बन जाता है। मैं कंप्लीट कर दूं। मैंने जो गरीब लोगों के लिए कहा 3 करोड़ 40 लाख जो मैंने आंकड़े दिए हैं कांग्रेस पार्टी के टाइम के, उसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रीमियम देती हैं। ठीक इसी तरह से सरकार ने 2015 की जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें घोषणा की थी कि हम लोग इंश्योरेंस पे जाएंगे, लेकिन 17-18 का जो बजट है उसमें जेटली जी बिल्कुल खामोश हैं। जेटली साहब, सवाल आपसे को लेकर के एक बार जरा हम जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसके सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। आपका सवाल। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जब हम जाते हैं देखते हैं कि जो मरीज़ हमारा बेड पे लेटे होते हैं लेकिन उनके आसपास इतनी गंदगी होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी गवर्नमेंट स्कूल में 40% बच्चे ऐसे हैं जो भूखे रहना पसंद करते हैं लेकिन मिड डे मील नहीं लेते क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता है। सर, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब गड़बड़ी होती है तभी क्यों सरकार ध्यान देती है? सर्वे या जाके वहां चेक क्यों नहीं करती हर साल या 5 साल में कभी 1 साल या 2 साल में क्यों नहीं चेक करती? गोरखपुर के हादसे का इंतजार क्यों? सर, मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि आप डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन पहले स्वास्थ्य भारत तो बना। सर, कितने दिनों तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को? जो बच्चे मरे वो तो मर गए ना। ठीक बात है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इतने लोग मर गए हैं सर, इनकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? सर, आम जनता क्या करे? आंकड़े आप लोग बताते हैं, मैं दोनों सरकार से ये जानना चाहती हूँ, आम जनता जो है वो आंकड़ों पे बिलीव नहीं करती है, उसको चाहिए कि आप उनके लिए कुछ करें। वो आंकड़ों से कहाँ कुछ होता हुआ दिखना चाहिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि सर, हमारे यहाँ इतने गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल हैं लेकिन तब भी लोग जब बीमार पड़ते क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं? भरोसे की कमी है कहीं। सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें सबकी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी तरीके से नियुक्ति की जा रही है, बट सर मेडिकल स्कूल्स में जो एडमिशन हो रहे हैं वो तो मार्क्स के बेस पर हो रहे हैं, लेकिन मार्क्स उतना आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जेटली साहब, जैसा त्यागी जी ने कहा था वो बड़ी अहम बात थी कि ये सारी बातें आकर अटकती हैं, रुकती हैं कि आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, आपके पास बताने के लिए क्या है? देखिए, 24 राज्यों के अंदर जो TFR था वो आज तक 2.1% भी मीट नहीं कर पाया। ये चुनौती थी लेकिन हमने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया और आज हम बताने लायक हैं। अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर आप जब हम डिवोर्मिंग की बात कहते हैं, बहुत सा अच्छा डॉक्टर साहब ने बोला कि डायरिया की वजह से, जो आपने प्रश्न उठाया था कि डायरिया की वजह से कितने बच्चों की जान चली जाती है, 12 करोड़ पिछले साल बच्चों को दिया, 20 करोड़ को हमने मात्र 1 साल में टच किया। 1 साल के अंदर 20 करोड़ बच्चों को हमने वो दवाई दी। जब हम रोटा वायरस की बात करते हैं, हमारा भविष्य ही अच्छा नहीं है, हम ये सोच के बैठे हैं कि पहले बीमारी हो उसके बाद उसकी दवाई के ऊपर खर्चा किया जाए, हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ क्यों नहीं जा? डॉक्टर संजीव कुमार, आपसे समझना चाहूंगा क्या कारण है कि मालदीव मलेरिया मुक्त हो सकता है, श्रीलंका में 0 रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन आज भी हम मलेरिया से 2-4 हैं? मलेरिया तो एक उदाहरण है। मूल रूप से 3 मुद्दे हैं। एक तो जो बाकी विभागों में काम नहीं हो रहा उसका असर हेल्थ पे पड़ता है। आपको उदाहरण दूं, भारत में जितने लोग ओपन में शौच के लिए जाते हैं, खुले में शौच करते हैं, उनकी संख्या पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज़्यादा है।
बांग्लादेश में नंबर 0 हो चुका है, सब लोग अपना शौचालय इस्तेमाल करते हैं, सबके यहाँ और ये हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है हमारे देश के लिए। उसके कारण कितनी बीमारियां फैलती हैं। दूसरा, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए थे, पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा। आप एम्स हॉस्पिटल खोलते जाएंगे तो वो भरते जाएंगे, आवश्यकता नहीं होगी, बीमारी कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो ये जो बजटीय आवंटन है, यानी कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा खर्च होना चाहिए हेल्थ सेक्टर को लेकर, और वो अंतर कितना है बाकी देशों के मुकाबले भी, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में सेहत का बुनियादी ढांचा किस तरीके का है, उस क्षेत्र में क्या कुछ काम करना अभी भी बाकी है। सीधे चलेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम वली साहब। वली साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सर मैं पढ़ रहा था एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि साल 2012 से 2017 तक हमारे देश में जो हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन 2012 से 2017 तक खर्च हो पाए केवल 3,180 करोड़ रुपए। यानी कि जब आप केवल 30% रकम ही खर्च कर पा रहे हैं और 30% रकम ही आपको मिल पा रही है, तो आप क्या कुछ कर पाएंगे रिसर्च के सेक्टर में? हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर की वो रिसर्च होनी चाहिए। आपको याद होगा, अभी श्री नड्डा साहब गए थे, उन्होंने एक सेंटर पूरा एनकेफ्लाइटिस की रिसर्च के लिए सैंक्शन किया है 73 करोड़ रुपीस का। तो जो रेलेवेंट रिसर्च है वो होनी चाहिए। डॉक्टर कौशल, 2017-18 में रिसर्च के लिए मिलने थे 2700-2900 करोड़ रुपए, मिले 1500 करोड़। ये जो रिसर्च का भी पहलू है, इसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी गंभीरता की कमी रहती है? हमारे यहाँ रिसर्च आप देखिए ना, मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 50 सालों में हमारे यहाँ हेल्थ साइंस पे कोई बहुत बड़ी रिसर्च की गई हो। हम बेसिक एजुकेशन की बात अभी कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एम्स खोल दिए, एम्स खोलना, सिर्फ एम्स का नाम दे देने से एम्स नहीं बनेगा। बिल्कुल, इट इज़ मिसलीडिंग। ठीक है, जब तक कि आप रिसर्च पे पैसा मत खर्च करो। सब फिर बंद कर दें। नहीं सर, नहीं, वो कुछ और पहलू की बात। अरे मेरी बात, मतलब मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये है कि कोई चीज शुरुआत करे ना कोई। डॉक्टर कौशल कह रहे हैं त्यागी जी कि रातों रात एक संस्थान खड़ा नहीं हो। ये जो नेगेटिव अप्रोच है ना डॉक्टर साहब, उसको पॉजिटिव लीजिए। फिर आप अभी एक सवाल आपसे करता हूँ, आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आप गाँव में 5 साल क्यों नहीं देते हैं? देने चाहिए आपको 5 साल। गाँव में जनता नहीं देती। मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ, इसलिए नहीं देते सर क्योंकि मुझे दिल्ली में पॉलिटिकल आदमी से लेकर डीएम से लेकर सिपाही तक टाइम देता है, गांव में जाकर के डॉक्टर क्यों नहीं देंगे? त्यागी साहब जवाब सुनिए, डॉक्टर क्यों नहीं देंगे? त्यागी साहब जवाब सुनिए। आपने पूछा ना, मैं जब सिपाही जा रहा है गांव में, पटवारी जा रहा है गांव में, डीएम जा रहा है, नेता जा रहा है, तो आपको भी जाना चाहिए। डॉक्टर कौशल, सवाल वाजिब, सवाल वाजिब, मतलब आप तो रहेंगे एलीट क्लास में, सवाल वाजिब, लोगों का सिपाही रहेंगे वर्कर क्लास में। सुन लीजिए, ये अप्रोच आपकी नेगेटिव है बिल्कुल। डॉक्टर कौशल जवाब दे दीजिए, सवाल वाजिब है। सवाल वाजिब है कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूं सर गांव में जाके प्रैक्टिस करने? क्योंकि मुझे वहां पैसे कम मिलते हैं, इसलिए नहीं जा रहा हूं। पैसा ही सब कुछ है, पैसे सब कुछ है, पैसे सब कुछ है। एक मिनट सर, आप अपना कह दीजिए कि आप पैसा कमाने के लिए प्राइवेट अस्पताल जो बुचड़खाने बन गए, पहले तो आप तो दो की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ, सवाल मेरा आपसे सर, और वही हेल्थ रिसर्च से जुड़ा है। तो क्योंकि हमारे रिसर्च के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, मतलब वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी रिसर्च नहीं है, हमारी प्रायोरिटी पहले ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हम अभी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड पे ही पूरे नहीं हो पा रहे। जेटली साहब, ये जो सवाल है सर, जवाबदेही से जुड़े और इन तमाम मुद्दों से जुड़े, क्या वास्तव में मान लिया जाए कि ये कुछ होने वाला है? बहुत संक्षेप। जब आपकी ईमानदारी होती है, आपकी डिलीवरी होती है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं जो दे रहा हूं उसका 25 पैसे नीचे पहुंचेगा, तो आपको पूरा पैसा नीचे पहुंचाना पड़ता है, और वो हम करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा चैलेंज, एक चीज जरूर हेल्थ सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मान लिया जाए। एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मान लिया। हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर चुका था, और कोलैप्स करने के बाद में जो उसको रिवाइव किया गया, और रिवाइव की रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है। इस चर्चा का जो मकसद था वो दरअसल में यही समझने का था कि हमारे देश में हमारे नीति निर्माता केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर हेल्थ सेक्टर को लेकर कितने गंभीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए।